हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि हम लोगों को जो आज जानना है किसके बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेरियोडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी के बारे में। मुझे नहीं पता अभी तक आप आवर्त सारणी कैसे पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन जो तरीका मैं आज आपको आवर्त सारणी का बताऊंगा, जहाँ से जेन्युइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपकी 9वीं 10वीं हो, चाहे आपकी 11वीं 12वीं हो, या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो आवर्त सारणी का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन बच्चा बाहर नहीं जाएगा। अभी तक आप क्या करते थे कि आवर्त सारणी कैसे पढ़ते थे अभी तक? तो अभी तक आपने क्या किया है कि क्वेश्चन याद कर लिए। आप क्या करते थे कि जैसे ये एक आवर्त सारणी है, तो आप अभी तक जो करते थे मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या करते थे। अभी तक आपने क्या किया कि इसे उठाया, और आपके जितने भी टीचर्स हैं सबने इसे रटवाना शुरू कर दिया कि है ली ना का रब से फरियाद, या बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, यहाँ से बैगन आलू गाजर इन थैला। तो अभी तक आप ये चीजें याद कर रहे थे, है ना। लेकिन किसी भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी को हम कैसे याद करेंगे। याद करने का कोई नहीं पूछता है आपसे। हाँ, ये जरूर है कि पूछ सकता है कि कौन सा सदस्य कौन से ग्रुप का है। तो मैं इस एक वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी दूंगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों के पास इस प्यारी सी वीडियो को आप भेज सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन या ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ आप हमारे कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो जानते हैं आवर्त सारणी के बारे में कि हमें आखिरकार आवर्त सारणी की जरूरत ही क्यों पड़ी। आवर्त सारणी के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर क्यों हमने ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, कैसा ये सारणी बनाया। तो मैं आपको देखो बताता हूँ क्या होता है। जैसे आप लोग अभी दिवाली का समय निकला था, ठीक है। तो आपके घर में कुछ वस्तुएं निकली थी। आपके घर में कुछ वस्तुएं थी जो आपने क्या किया कि एक साथ रख दिया। जैसे आपके घर में प्लास्टिक निकला, आपके घर में लोहा निकला, है ना, आपके घर में कांच निकला। तो कुछ आपके घर में ये वस्तुएं रद्दी वाली निकली जिसे आप बेचना चाहते हो। अब आपके पास कोई खरीदने वाला जैसे ही आएगा या कोई मंगाने वाला आएगा, तो आप कहोगे ठीक है तो हमारे पास, लेकिन हम क्या करेंगे कि पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप क्या करोगे कि इन वस्तुओं को तीन अलग अलग जगह रख दोगे। जैसे आप एक अलग से कुछ बनाओगे और उसमें रख दोगे आप लोहे को। एक अलग रखने का स्थान बनाओगे जिसमें रख दोगे आप कांच को। और एक अलग से रखने का कोई स्थान बना लोगे, इसमें रख दोगे आप किसको, तो आप इसमें रख दोगे साथियों प्लास्टिक को। तो आपने तीन अलग अलग आपने बॉक्स बना लिए, और इन तीन अलग अलग बॉक्सों में अलग अलग वेस्टेज वस्तुएं डाल दी। जैसे एक बॉक्स में आपने लोहा डाल दिया, दूसरे में सभी मटेरियल कांच का डाल दिया जो वेस्ट था, तीसरे में आपने सभी प्लास्टिक का मटेरियल डाल दिया। तो इससे आपको क्या सुविधा हुई कि जो भी आपके पास रद्दी वाला आया तो आप उसे आसानी से बेच सकते हो, या आपको किसी को देना है, आपकी कोई काम की चीज, कोई अच्छी वस्तु आपकी वेस्ट कचड़े में डल गई है, तो आप उस वस्तु को उसी वाले बॉक्स में जाके आप ढूंढ लो तो आपको मिल जाएगी। इसी जो आपका वेस्ट है, ऐसे हमारे जो पूरी पृथ्वी है, पूरा संसार है, इसमें क्या हुआ कि जब तत्वों की खोज हो रही थी, तत्व मतलब यही होता है जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयोडीन हो गया। तो जब इन सब की खोज हुई, तो जब तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बताया कि हम तत्वों को कैसे पढ़ें, क्योंकि तत्व एक दो या 10 12 तत्व होंगे तो हम तो इन्हें याद कर लेते। अगर हमारे पास 10 12 तत्व होंगे तो हम सबको एक एक याद कर लेंगे, है ना। और अगर हमारे पास जैसे 20 25 हो गए तब भी चलो याद कर लिए। लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो फिर तत्वों को अलग अलग याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं होता है। तो जब इन्हें मुश्किल हुआ, तो फिर हमारे जो वैज्ञानिक भाई साहब थे, इनने सोचा कि हम क्या करेंगे कि तत्वों को अलग अलग बांट देंगे, है ना। हम क्या करेंगे कि तत्वों को अलग अलग बांट देंगे। तो उनमें से जब तत्वों के वर्गीकरण की बात आई, तत्वों के वर्गीकरण की जब बात आई, तो वर्गीकरण के तत्वों की जब बात आई, तो जब ये बात रखी गई, तो इस समय लगभग 56 तत्व हुआ करते थे। बात हो रही है 18वीं सदी की। कब की बात है ये बात है 18वीं सदी की। इस समय पे तत्वों की संख्या कुल 53 के आसपास हुआ करती थी। इन 53 के आसपास जो 18वीं सदी में तत्व थे, तो इन तत्वों को मेरे साथियों बांटने के लिए अनेक वैज्ञानिक आए,
है ना। अनेक वैज्ञानिक आए, सबने अपने अपने मत दिए। तो सबसे पहले जो तत्वों को बांटने का काम किया, सबसे पहले तत्वों को तीन आधार पर बांटा गया। पहला आधार बना धातु, दूसरा आधार बना अधातु, और तीसरा आधार बना उपधातु। वैज्ञानिक लोग आए और उनने क्या किया कि सभी तत्वों को उठा के तीन वर्गों में बांट दिया, धातु, अधातु और उपधातु जैसे तीन वर्गों में बांट दिया। ठीक है, बांट दिया। अब तीन तत्वों में हमने सब तत्वों को बांटा, कुछ धातुएं बना दी, कुछ अधातुएं बना दी, कुछ उपधातुएं बना दी। ठीक था, समय चल रहा था, काम चल गया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक दो तत्व ऐसे आ गए कि जिनसे ये वाला नियम हो गया फेल। इसके बाद जो दूसरी बार वर्गीकरण किया, कहा चलो ये वाला भाई साहब फेल हो गया, तो दूसरी बार करके देखते हैं, कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिल जाए। तो दूसरी बार जो वर्गीकरण हुआ उसे हम बोलते हैं प्राउष्ट संकल्पना। उसे हम बोलते हैं प्राउष्ट संकल्पना। प्राउष्ट संकल्पना का मतलब है कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे प्राउष्ट नाम के। तो प्राउष्ट नाम के वैज्ञानिकों ने तत्वों को जो है बांटने की एक विधि बना दी, उसे हम प्राउष्ट संकल्पना कहते हैं। इस प्राउष्ट संकल्पना में क्या हुआ कि इन्होंने हाइड्रोजन को मूल तत्व मान लिया। हाइड्रोजन को माला मूल तत्व, हाइड्रोजन को मूल तत्व मान लिया। और जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान था, सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के गुणक कर दिए। जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान था, उन हाइड्रोजन के द्रव्यमान से सभी तत्वों के परमाणु भार या द्रव्यमान को बता दिया कि ये हाइड्रोजन का सरल गुणक होगा। ठीक है, काफी हद तक ये भी ठीक रहा। लेकिन जैसे आपका क्लोरीन आया, है ना, जैसे तत्व आया आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन का द्रव्यमान तो होता है चूंकि 35.5। तो इसे 35.5 जब द्रव्यमान मिला, तो वहां पर इन भाई साहब की भी प्राउष्ट संकल्पना क्या हो गई, फेल हो गई। कि आप तो बोल रहे थे कि सभी तत्वों के जो परमाणु भार हैं, परमाणु द्रव्यमान है, वो हाइड्रोजन के गुणक में होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 35.5 आ गया, तो ये गुणक में नहीं है। दो लोग फेल हुए। इसी क्रम में तीसरे भाई साहब आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डॉवे राइनर, है ना। तीसरे वैज्ञानिक आए, उनकी बात हम अलग स्लाइड में करेंगे, जो थे हमारे डॉवे राइनर। कौन थे? डॉवे राइनर। डॉवे राइनर नाम के वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिक भाई साहब ने क्या किया कि एक जो है अपना नियम रखा, अपना मत रखा कि हम ऐसा करते हैं कि तीन तीन सदस्यों, तीन तीन तत्वों के हम ग्रुप बना देते हैं। हम क्या करते हैं कि तीन तीन तत्वों के ग्रुप बनाते हैं। जो तीन तत्वों में बीच वाला तत्व होगा, उस तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के योग का आधा होगा। देखिए, मैं बोलना क्या चाहता हूं कि जो डॉवे राइनर भाई साहब थे, इनने क्या किया कि तीन तीन तत्वों के समूह बना दिए। तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, समूह बनाए, जिसमें बीच वाले तत्व का, बीच वाले तत्व का परमाणु भार, जिसे आप द्रव्यमान भी बोल देते हैं, अन्य परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भारों के योग के, परमाणु भारों के योग का आधा होता है। आधा होता है। आपको परिभाषा थोड़ी समझ में कम आ रही होगी, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे हम तीन तत्व लेंगे, जैसे हमने ले लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हमने ये तीन तत्व लिए हैं। तो जो डॉवे राइनर भाई साहब थे, इनने क्या किया कि ये ऐसे तीन तीन तत्वों के कुछ ग्रुप बना लिए। और उन्होंने कहा कि जो ये दोनों अगल बगल के जो दो तत्व है ना, इन दोनों तत्वों के परमाणु भार का जो योग होगा, मतलब परमाणु भार का जो जोड़ होगा, और जोड़ का जो आधा है ना, वो सोडियम का परमाणु भार निकलेगा। कैसे? जैसे देखो, लिथियम का परमाणु भार होता है 7, और पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। और अगर हम इसको जोड़ के इसमें 2 का भाग दे दें ना, तो यहाँ से निकलेगा सोडियम का परमाणु भार। कैसे? जैसे 7 और 39 को हम जब जोड़ते हैं, तो ये बन जाता है 46, और इसमें जब 2 का भाग देंगे तो ये निकलेगा कितना? 23। और आप भी जानते हैं कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है?
तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। तो इनने एक ऐसा नियम दिया, इस नियम को हम कहते हैं डॉवे राइनर का त्रिक नियम। डॉवे राइनर का त्रिक नियम। त्रिक क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने तीन तीन तत्वों को लेकर सदस्य बनाए, इसलिए इन्हें बोला गया डॉवे राइनर का त्रिक नियम। और ये नियम दिया गया था भाई लोग, ये नियम आया था 1817 ईस्वी में। नियम कब दिया गया? तो नियम आया 1817 ईस्वी में। डॉवे राइनर भाई साहब ने कहा कि हम तत्वों के तीन तीन सदस्य लेंगे और उसमें जो बीच वाले सदस्य का परमाणु भार होगा वो अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के योग का आधा होगा। चलिए इनकी बात मान ली गई और इस वर्गीकरण के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जैसे इसमें अन्य तत्व मिले, अन्य तत्व मतलब जैसे इसमें आयरन मिला, कोबाल्ट मिला और निकेल मिला। जब वर्गीकरण करते करते हम इन तत्वों के पास पहुंचे तो इन तत्वों को हमने देखा कि इनके जो परमाणु भार होते हैं लगभग समान होते हैं। जब एक ही आपके देखें तो एक ही सदस्य के हैं, सब एक ही ग्रुप में आते हैं। इनके जब हमने परमाणु भार देखे तो इनके परमाणु भार लगभग एक जैसे मिले। जब परमाणु भार एक जैसे मिले और इनमें जो ये नियम था त्रिक नियम ये लागू नहीं होता है, तो इसके बाद इनका नियम भी ये हो जाता है फेल। आप कहोगे फेल हो रहे हैं फिर भी हम पढ़ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपके जो एग्जाम होने वाला है अभी, जैसे आप देखोगे तो 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं भी होता है आपका, अभी जस्ट एग्जाम रेलवे का लगा हुआ है, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आता था, आया भी है कई बार कि जो है डॉवे राइनर ने कौन सा नियम दिया था। डॉवे राइनर ने कौन सा नियम दिया था? तो डॉवे राइनर ने नियम दिया था त्रिक नियम। डॉवे राइनर के बाद भाई साहब आते हैं, एक जन भाई साहब आते हैं जिन्हें बोलते हैं हम डी चैन कोर टेइस। एक भाई साहब आते हैं डी चैन कोर टेइस। कौन से भाई साहब हैं? तो उनका नाम आया डी चैन केर कोइस। आप कहोगे क्या अटपटा सा नाम है ना? तो ये भाई साहब आए डी चैन कोर केइस। जी चैन कोर कोइस जब आए तो इन्होंने क्या किया कि एक गोल आवर्त सारणी का निर्माण किया। इन भाई साहब ने क्या किया कि एक गोल आवर्त सारणी का कर दिया निर्माण, एक आवर्त सारणी बना दी जिसे गोल बना दिया। अब गोल आवर्त सारणी थी तो इनने जब उस समय पे जितने तत्व अवेलेबल थे सभी तत्वों को उनने क्या किया कि सभी तत्वों को जो है रख दिया। इसके बाद इसमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी। जगह खाली अगर ये छोड़ते तो कहीं हद तक ठीक होती, अगर ये भाई साहब इसमें जगह खाली छोड़ देते तो कहीं हद तक इनकी ये सारणी ठीक हो जाती। लेकिन उस समय तत्व हुए 53। तो जब इनने ये अपनी सारणी बनाई, 53 एक्चुअली नहीं बोल सकते हम, 53 से 56 कह देंगे इसे, है ना, 53 से 56। जब इनने ये सारणी बनाई तो इतने तत्व लगभग थे तो इनको इन्हें रख दिया। ठीक है, उस समय सारणी इनकी ये मान्य हो गई। लेकिन जब और तत्वों की खोज हुई तो समस्या उत्पन्न हुई। जब और तत्वों की खोज हुई तो समस्या हो गई उत्पन्न, क्योंकि इनके पास रखने को कोई जगह तो थी नहीं। जब तत्वों के उत्पन्न हुई समस्या बनी तो फिर इनके इस वर्गीकरण को कर दिया भाई साहब फेल। इनका वर्गीकरण भी हो गया कैसा? तो इनका वर्गीकरण भी सर जी फेल हो गया। जब इनका वर्गीकरण फेल हुआ तो इनके वर्गीकरण के बाद आए एक जन अष्टक भाई साहब। इनका वर्गीकरण फेल हुआ तो इनके वर्गीकरण के बाद एक जन भाई साहब आए और उनने बोला हम आवर्त सारणी का वर्गीकरण करेंगे, हम तत्वों को बांटेंगे। और उन भाई साहब ने क्या किया कि वो थे बढ़िया संगीत वाले आदमी, है ना, म्यूजिशियन थे बढ़िया, संगीत के स्वरों का उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। तो उन्होंने क्या किया कि तत्वों को संगीत के स्वरों के ऊपर इन्हें रख दिया और कहा कि जैसे संगीत के स्वर होते हैं, पहला तत्व जब आठवें तत्व, तत्वों की बात नहीं हम बोल रहे हैं, हम यहाँ पे संगीत देखेंगे कि जैसे संगीत का पहला स्वर जो होता है वो संगीत के आखिरी स्वर के समान होता है। कैसे? जो संगीत का पहला स्वर है जैसे सा, और जो संगीत का आठवां स्वर होता है वो भी क्या होता है? तो सा होता है। तो इन्होंने कहा कि जैसे पहला स्वर आठवें स्वर के समान है, संगीत का पहला स्वर संगीत के आठवें स्वर के समान होता है, उसी प्रकार भाई साहब तत्वों में भी होता है कि जो एक तत्व से अगर हम लें तो उसके आठवां जो तत्व आएगा, उसके बाद जो तत्व आठवां आएगा उसके गुण लगभग उस तत्व के समान होंगे। तो इन्हें क्या किया कि संगीत के स्वर बनाना शुरू किए, सा रे गा मा पा धा और नी। ये तो हो गए सात। जो आठवां आया तो सा के बाद जो आठवां मिला वो हमें क्या मिला?
आप कहोगे वो मिला हमें सा। तो जैसे संगीत के स्वरों में आठवां स्वर पहले स्वर के भांति होता है, वैसे ही भाई साहब ने बताया कि जो तत्व होते हैं इनमें आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो आप बता रहे हो, बट थे कौन ये भाई साहब? तो नाम उनके मैं आपके सामने रखूंगा। उनको बोलते हैं जी न्यूलैंड अष्टक। नाम था भाई साहब का न्यूलैंड अष्टक। न्यूलैंड अष्टक, मैं बोलूंगा इसे अष्टक नियम, अष्टक नियम। और जो भाई साहब थे उनका नाम था न्यूलैंड, न्यूलैंड अष्टक। न्यूलैंड अष्टक भाई साहब ने संगीत के स्वरों को मानकर क्या किया, एक नियम दे दिया। चलो ठीक है, मान्य हो गया। ये नियम आपका दिया गया तो कब ये दिया गया था? 1800 कितने में, सॉरी 65, 1865 ईस्वी में ये नियम दिया। न्यूलैंड भाई साहब ने 1865 ईस्वी में एक नियम दिया, जिसे संगीत के स्वरों के आधार पर नियम दे दिया। इनने कहा कि अगर हम किसी तत्व को लें, मान लो हम ले रहे हैं लिथियम को, किसी तत्व को हम अगर पहले लेते हैं तो उसके बाद जो आठवां तत्व आएगा उसके गुण लिथियम के जैसे होंगे। चलो देखते हैं। जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, और आठवां तत्व जो था सोडियम। आवर्त सारणी को आप जब देखोगे, एक बार मैं आपको आवर्त सारणी दिखा रहा हूँ। जब आप आवर्त सारणी को देखोगे तो इसमें देखोगे कि लिथियम के बाद, ये जो लिथियम है, इस लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसको छोड़ देना आप अभी, है ना, और ये 8। तो इसको इसके नीचे ही क्यों रखा? क्योंकि ये दोनों एक जैसे गुण रखते हैं। ठीक है, यहां तक इनकी बात जो है मान्य हो गई, यहां तक इनकी बात क्या हो गई, मान्य हो गई। लेकिन कुछ ऐसे तत्व मिले, कुछ ऐसे तत्व मिले जब ये बात फैल हुई, आपको अचंभव होगा। क्योंकि जब इनने ये आवर्त सारणी बनाई थी उस समय भी तत्वों की संख्या थी 56, 56 तत्व थे। 56 के 56 तत्व उनने भी इस में जो है प्रो दिए। इस नियम के आधार पर पूरे 56 तत्व रख दिए न्यूलैंड भाई साहब ने। लेकिन समस्या फिर भी वही थी कि जो आगे तत्वों की खोज होगी हम उन्हें कहाँ रखेंगे, जो आगे तत्वों की खोज की जाएगी हम उन तत्वों को कहाँ रखेंगे। तो उसके बाद जब तत्वों की खोज हुई तो ये भाई साहब हो गए फेल। जब तत्वों की खोज हुई तो ये भी हो गए फेल। 5 नंबर के वैज्ञानिक हो गए। जो अगले वैज्ञानिक आते हैं, एक मिनट, जो अगले वैज्ञानिक आते हैं वो है हमारे भाई साहब लोथर और मेयर। एक वर्गीकरण से संबंधित एक वैज्ञानिक थे जिसे बोलते हैं लोथर मेयर, लोथर और मेयर। आप कहोगे इनका क्या रोल है? तो लोथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया था, जो ग्राफ दिया था 1869 में। लोथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया और इस ग्राफ को दिया था 1869 में। इस ग्राफ में भाई साहब ने बताया कि जो धनात्मक धातुएं हैं, देखो मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ कैसे था। कुछ ग्राफ इनका ऐसे आया था, ऐसे। तो इस ग्राफ में इनने बताया कि जो भी धनात्मक धातुएं हैं, है ना, जो समूह एक की क्षार धातुएं हैं। अब आप कहोगे समूह एक क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो सर ये होता है समूह एक। ये क्या है? ये है समूह एक, 1 नंबर। ये है समूह नंबर 2। ये है समूह नंबर 17, 17। और ये है पूरा डी ब्लॉक। अभी मैं इसको बता रहा हूं, मैंने ये अभी क्यों बता दिया, इसकी जानकारी हमें यहाँ पे। जो समूह एक के तत्व थे, तो समूह एक में तत्व कौन से? आप कहोगे हेलिना का, रब से, फरियाद। मैं तो यही बताऊंगा आपको, हेलिना का, रब से, फरियाद। समूह एक में जो तत्व थे उनने यहाँ पे रख दिया। जैसे हाइड्रोजन उस समय था नहीं, मैं हाइड्रोजन को गिनती नहीं मानूंगा। मैं लूंगा लिथियम से सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर ऐसे आप क्रम बढ़ाते चले जाओगे। तो यहाँ पर रख दिया इनने इन तत्वों को। भाई साहब जब दूसरे तत्वों की बारी आई समूह 2 की, तो उनने यहाँ पे रख दिया समूह 2 को, यहाँ पे रख दिया इनने समूह 2 को। इसके बाद बारी आती है समूह 17 की, ऋणावेश धातुओं की, तो यहाँ पे रख दिया इन्हें ऋणावेश धातुओं को। यहाँ पे किसे रखा? तो ऋणावेश धातुओं को रख दिया। अब आप कहोगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो हमें हमारे काम की चीज बता दो, है ना। तो इतने वैज्ञानिक हो चुके, 6 वैज्ञानिक। अब जो आपको पढ़ना है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, आवर्त सारणी। अब आपको पढ़ना है आवर्त सारणी, लेकिन आपको ये वाली आवर्त सारणी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है अभी।
अभी ये आवर्त सारणी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अभी आपको एक आवर्त सारणी पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जो तत्वों का 7वें नंबर पे वर्गीकरण किया था। तो 7वें नंबर पे वर्गीकरण वाले भाई साहब थे मेंडलीफ। मेंडलीफ मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी जब बनाई तो इस समय मेंडलीफ की जब आवर्त सारणी आई तो इस समय तत्वों की संख्या हो चुकी थी 69। ये आवर्त सारणी भी 1869 ईस्वी में ये सारणी भी दी गई थी। और इस समय तत्वों की संख्या थी लगभग 63। तत्व कितने थे? तो आप कहोगे तत्व थे भैया लगभग 63। चलो ठीक है, लगभग 63 तत्व थे। इनका जो है नियम बड़ा महत्वपूर्ण है ना। इनने एक आवर्त नियम दिया था, मेंडली भाई साहब ने दिया था एक आवर्त नियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आवर्त नियम। ये नियम क्या था कि कोई भी हम अगर आवर्त सारणी देखिए बना रहे हैं, तो इनने क्या किया कि आवर्त सारणी को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में बना दिया। इनने क्या किया था कि आवर्त सारणी में तत्वों को, देखो तत्वों को परमाणु भारों के, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रख दिया। बढ़ते क्रम में रखा, ठीक है। तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में इन्हें रख दिया, ठीक है। इनकी आवर्त सारणी बहुत काम की हुई, लेकिन इनने कुछ गलतियां क्या की। तो मैं इसकी इनकी आवर्त सारणियों की कुछ कमियां बताता हूं, क्योंकि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है ना। आवर्त सारणी के जनक, तो आवर्त सारणी के जनक जो बोले जाते हैं वो मेंडलीफ को ही बोले जाते हैं। और इनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम आप लोग लिखोगे दामित्री मेंडलीफ। दामित्री मेंडलीफ पूरा नाम जो था इनका वो था दामित्री मेंडलीफ। तो दामित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, सबसे पहली बार आवर्त सारणी जो बनी वो बनाई थी दामित्री मेंडलीफ ने। इसीलिए इन्हें कहते हैं आवर्त सारणी का जनक। और आवर्त सारणी दी कब थी? तो ये आवर्त सारणी इन्होंने 1869 में प्रोवाइड कराई थी। ये तो हो गया दामित्री मेंडलीफ है, इनने आवर्त नियम दिया। आवर्त नियम में कहा कि तत्वों को जब परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक निश्चित समय बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। एक दूसरी भाषा में ऐसे बताएं कि जब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कभी आपसे अगर इसका वास्तविक नियम पूछ लिया जाए तो वास्तविक नियम आप क्या लिखोगे कि तत्वों के, देखो नियम आपको क्या लिखना है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। अब आप कहोगे ये समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है। आवर्ती फलन होते, ये है नियम। ये क्या है? तो ये है आवर्त नियम, उसी की दूसरी परिभाषा लिखी है। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब समझ में नहीं आया। तो मतलब ये होता है कि अगर हम एक ग्राफ बना दें, एक साइड उसके परमाणु भार ले लें और एक साइड उसके गुण ले लें, तो जैसे जैसे गुण बढ़ेंगे तो कुछ समय बाद एक ऐसा गुण आएंगे जिसके गुण पहले वाले तत्वों के गुण के समान होंगे। आप कहोगे सर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है, तो अब आप देखो मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात सुनो आप। जैसे ये है यहाँ पे, क्या है ये? लिथियम। जैसे ये रहा भाई साहब लिथियम, तो लिथियम की ये गुण है, लिथियम के अंदर ये गुण है कि लिथियम क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करता है। लिथियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो भाई साहब सोडियम भी क्या करता है? अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है।
उसके नीचे देखेंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम का भी काम यही है कि ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समूह एक को हम बोलते हैं क्षारीय धातु में। समूह एक कौन सा ग्रुप होगा आपका, ग्रुप वन, इसे बोल देते हैं हम क्षारीय धातु, क्षारीय धातु में। समूह एक ये उस समय भी था जब 1869 में आवर्त सारणी आई, तब ये समूह था और इसी को हम बोल देते थे क्षारीय धातु में, यह समूह एक बोलते थे। ये तो हो गया हमारा 1869। इसके फेल होने के कुछ कारण थे, तो मैं आपको वो कारण बता रहा हूँ कि ये फेल क्यों हुई। जो 1869 में आवर्त सारणी आई, कब की बात है ये, आवर्त सारणी है ना, 1869, जो मेंडलीव भाई साहब की आवर्त सारणी आई, तो इनके फेल होने का मैं आपको रीजन बताता हूँ। रीजन नंबर एक, रीजन नंबर एक, इन्होंने हाइड्रोजन को दो दो जगह रख दिया। हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया कि दो दो जगह रख दिया, दो मतलब समूह एक में भी रखा और समूह दो में भी रखा, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना, निश्चित ना होना। इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन को दो जगह रख दिया, समूह नंबर एक में और समूह नंबर 17 के अंदर। इस कारण इसे, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम कहते हैं आवारा तत्व। हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन को ही हम बोल देते हैं आवारा तत्व, आवारा तत्व। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से आवारा तत्व किसे कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो आवारा तत्व होता है भाई साहब हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को दो दो जगह रखा गया था। दूसरा इसका फेल होने का कारण था, है ना, हम पढ़ रहे हैं इसकी कमियां, फेल होने का कारण कि ये फेल क्यों हुई। तो दूसरा जो इसका कारण था वो था कि समस्थानिक को एक जगह रखना, समस्थानिकों को, समस्थानिकों को एक जगह रखना, एक जगह रखना। आप कहोगे ये कैसा कारण है, तत्वों को तो रखा, तो भाई साहब समस्थानिक जो होते हैं ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु भार अलग होता है किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। इन भाई साहब ने क्या किया कि एक तो नियम दे दिया, नियम में क्या लिखा है इनने, नियम में क्या बता दिया इनने कि नियम में तो बोल रहे हैं ये कि जो है हम तत्वों को परमाणु भार के आधार पर लेंगे, तत्वों को कैसे लेंगे, परमाणु भारों के आधार पर। हम तत्वों को लेंगे परमाणु भारों के बढ़ते क्रम पर, मतलब पहले कम वाला उसके बाद ज्यादा वाला। और वहीं पे दूसरी बात इन्होंने क्या कर दी कि जो समस्थानिक थे उन समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रख दिया। अब समस्थानिक क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, एक मिनट, समस्थानिक, जो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं उसमें से नंबर पहला आता है, नंबर पहले को हम बोलेंगे क्या, प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम। नंबर दो आता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और नंबर तीन आता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के पास तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम क्या चीज होती है, जिसको हम बोलते हैं 1H1, प्रोटियम। एक उसका परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु भार होता है। दूसरा आता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम मतलब होता है 1H2, जो नीचे लिखी होती है ये परमाणु क्रमांक कहलाता है, एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है। इसका परमाणु क्रमांक एक होता है और परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दो होता है। मैं तीसरा आपको बता दूं ट्राइटियम, तो इसके पास एक परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार इसका 3 होता है। तीनों के परमाणु भार अलग अलग हैं और भाई साहब मेंडलीव ने क्या किया कि तीनों को एक जगह रख दिया, जो गलत माना गया, जो गलत माना गया। इनका मैं अगला रीजन बताता हूं, फेल होने का एक और रीजन है, रीजन नंबर 4। इन्होंने भारी तत्वों को पहले रखा, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया, हल्के तत्वों से
पहले रखा। आप कहोगे यह क्या चीज है? भारी तत्व मतलब होते हैं जिसका परमाणु भार ज्यादा हो, और हल्के तत्व होते हैं जिसका परमाणु भार कम हो। जैसे आपका होता है आर्गन। आर्गन का परमाणु भार होता है 40, और इसी के साथ हम ले लें पोटेशियम, तो पोटेशियम का परमाणु भार होता है सर 39। कितना होता है? 39। लेकिन आवर्त सारणी में इन्होंने क्या किया कि जो है आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में। ये कुछ जो है कमियां थी मेंडलीव भाई साहब की आवर्त सारणी में। इस कारण ये कमियां होने के कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या हो गई, तो आप कहोगे ये भी फेल हो। इसके बाद जो है, इसके बाद अब आती है हमारी मुख्य आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी को हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी का जो नाम है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है? आधुनिक, या इसी को बोलते हैं दीर्घ आवर्त सारणी। दीर्घ आवर्त सारणी। अब आप कहोगे ये क्या चीज है, आधुनिक या दीर्घ आवर्त सारणी? हम तो इसे आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। आवर्त सारणी सर दो आई थी, एक बोलते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, और दूसरी को बोलते हैं आधुनिक या दीर्घ आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोग जो आवर्त सारणी पढ़ते हो वो ये वाली पढ़ते हो, है ना? आप यही आवर्त सारणी पढ़ते हो, यही दीर्घ आवर्त सारणी है, यही आधुनिक आवर्त सारणी है। जब ये वाली सारणी बनाई गई तो सबसे पहले मैं इनके बनाने वाले का नाम बता देता हूं आपको, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारणी बनाई थी हेनरी मोसले जी ने। किसने? आप कहोगे सर हेनरी मोसले जी ने। आधुनिक आवर्त सारणी दी थी हेनरी मोसले जी ने, और बनाई कब थी? तो ये बनी थी सर 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी हेनरी मोसले जी के द्वारा, और ये बनाई गई थी 1913 में। इसकी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। इसमें आप पहला पॉइंट डालोगे तत्व कितने थे, तो आप देखो तत्व, तो इसमें तत्व थे 118। तत्व कितने थे इसमें? 118। अब मैं आपको इसमें कुछ अलग चीजें बताता हूँ, है ना? आवर्त कितने थे इसमें? आवर्त कितने थे इसमें? समूह कितने थे इसमें? धातु, अधातु, उपधातु। और चीज मैं इसमें बताना चाहूँ तो यहाँ आपको बता सकता हूँ, क्या? प्राकृतिक तत्व। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? प्राकृतिक तत्व और मानव कृत्रिम तत्व बोल सकते हैं, कृत्रिम तत्व। मैं आपको इस सारणी में इतनी चीजें बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप देखो तो इस आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या थी, अब आप कहोगे आवर्त हम किसे कहते हैं और समूह किसे कहते हैं, तो सुनो। जो आवर्त थे इस आवर्त सारणी में, आवर्त रखे गए थे भाई साहब 7। आवर्त रखे गए थे कितने? 7। आवर्त मतलब आप बोल सकते हो पीरियड। पीरियड कौन से? ये वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आवर्त थे 7, तो आवर्त कितने? 7। आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, नीचे ये दो भी तो है, ये क्यों आप छोड़ रहे हो? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो दो हैं, जो पहला वाला है वो रखा जाता है यहाँ पे, जहां मैंने La मतलब लिथियम लिख दिया है, तो ये पहला वाला रखा जाता है यहाँ पे। आप कहोगे मतलब ये है कि यहाँ से निकले और इन्हें हमने नाम दे दिया लेंथेनम। क्या नाम दिया? लेंथेनाइड या लेंथेनम, लेंथेनाइड। ये वाले जो तत्व हो गए पहली लाइन के तत्व, इसे हम कहते हैं लेंथेनाइड। और जो नीचे वाले होते हैं इसे हम कहते हैं एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। अब मैं इनके बारे में देखो कुछ बता रहा हूँ। पहले ये चीज देखो, आवर्त थे 7, मतलब ये जो पीरियड थे इसमें, ये वाली लाइन, इसको हम बोल देते हैं क्या? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखाएं थी 7। इसके बाद समूह के ऊपर आ जाओ, तो इसके अंदर समूह रखे गए थे 18। समूह नंबर 1, समूह नंबर 2, समूह नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। आवर्त 7, समूह ग्रुप कितने थे यहाँ पे? तो ग्रुप रखे गए थे 18। इसके बाद मैं आपको धातुएं बता रहा हूँ, उपधातुएं और अधातुएं। इनकी गिनती से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ प्राकृतिक तत्व और कौन से तत्व?
तो आप कहोगे प्राकृतिक तत्व और इसके अलावा कृत्रिम तत्व। तो इन टोटल 118 तत्व जो थे, इन 118 तत्वों में सर 90 तो थे हमारे प्राकृतिक तत्व और 28 जो थे वो थे हमारे कृत्रिम तत्व। 90 प्राकृतिक तत्व, सॉरी 90 नहीं, मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा, 98 98 जो थे वो प्राकृतिक तत्व थे और 20 जो थे ये मानव निर्मित या कृत्रिम तत्व थे। प्राकृतिक तत्व प्रकृति या पृथ्वी से प्राप्त तत्व 98 थे और बनाए गए तत्व थे इसमें 20। अब आप कहोगे सर ये वाली चीज भी बता दो हमें, ये वाली चीज भी बता दो। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको उपधातुएं। इसमें उपधातुएं कौन कौन सी हैं, तो उपधातुओं के ऊपर मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, वो गौर से देख लेना। मैं चलूंगा बोरॉन लेके, यहाँ से ऐसे चला नीचे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, यहाँ, इसके बाद यहाँ गया, फिर ऐसे। जो मैं ये बॉक्स बना दूं, उस बॉक्स में सबकी सब उपधातुएं हैं। टोटल नंबर हो जाते हैं इनके 7। उपधातुओं की संख्या सर कितनी है, तो उपधातुओं की संख्या पूरी आवर्त सारणी में है जी 7। कितनी, तो मैं कहूंगा उपधातुएं हैं जी इसमें 7। उपधातुएं जी 7 हैं इसमें, 7। आते हैं अधातु के ऊपर। तो इस जो उपधातुएं बनाई, इसके जो इस साइड जितनी भी धातुएं हैं वो सब की सब अधातुएं हैं, सब की सब अधातुएं हैं। एक बार आप काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं कहूंगा यहाँ पे कि जो है 12 ये हो गई और एक ये आपका हाइड्रोजन। अधातुओं की जो सोशल संख्या है वो संख्या है इसके अंदर 13। कौन कौन सी 13, हाइड्रोजन 1, कार्बन 2, नाइट्रोजन 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 अधातुएं हैं। बाकी जो कुछ बचा, कितने हुए 20, बाकी जो 98 बची वो बची आपकी धातुएं। क्या है, तो 98 जो है वो धातुएं। सबसे ज्यादा इस आवर्त सारणी में धातुएं रखी गई हैं। पृथ्वी में सबसे ज्यादा धातुएं पाई जाती हैं, जिनकी संख्या है सर 98, 98। अधातुओं की संख्या है सर 13 और उपधातुओं की संख्या है सर 7। वहीं पे प्राकृतिक तत्व की बात करूं तो 98, 98 और कृत्रिम तत्व मैं बात करूंगा यहाँ पे कृत्रिम तत्व कितने, 20। कृत्रिम तत्व कितने हैं सर, तो कृत्रिम तत्व है यहाँ पे 20। इतना आपको समझ में आया होगा। तो मैं आवर्त सारणी की कुछ और चीजें आपको बता दूं और जानकारी आवर्त सारणी की मैं आपको देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक आवर्त सारणी लगाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए, देखता हूँ अगर मेरे पास डली हो तो। एक मिनट, कहाँ चला गया ये, देखता हूँ सर, जस्ट 1 मिनट। नहीं है, सॉरी। देखिए, इसी में आपको समझा रहा हूँ। इस इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसमें कुछ और चीजें अभी आपको समझाऊंगा। देखो, ये चीज मैंने समझा दी, मैं यहाँ से ग्रुप साफ करूंगा। अब मैं इसमें बताऊंगा कि ग्रुप क्या चीज होते हैं, समूह कौन कौन से हैं, उप समूह कौन कौन से हैं, ये मैं बता चुका हूँ। अब मैं बताऊंगा कि जो आवर्त सारणी है, इन आवर्त सारणी को टोटल हम 4 तरीके से पढ़ते हैं। 4 ग्रुप में बांट के हम आवर्त सारणी को पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर 4 ग्रुप कौन कौन से हैं, तो जो नंबर 1 और नंबर 2, इसे बोलते हैं हम एस ग्रुप। नंबर 1 और नंबर 2 को बोलते हैं एस ग्रुप। इसके बाद आ जाओ नंबर 13 से लेकर नंबर 18 तक, इसको बोला जाता है सर पी ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोल दो आप, मैं ग्रुप नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, आप ब्लॉक बोलोगे, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, ये ब्लॉक में होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। और इसके बाद आ जाओ 13 से लेकर 12 तक, सॉरी 3 से लेकर 12, इसको बोलते हैं सर डी ब्लॉक, इसको बोलेंगे डी ब्लॉक। और जो ये दो नीचे हैं, ये जो दो नीचे हैं, इन दोनों नीचे वाले तत्वों को हम बोलते हैं सर, दोनों को मिला के बोला जाता है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक जी, एफ ब्लॉक। समूह 1 समूह 2 को एस ब्लॉक बोलते हैं, समूह 13 से लेकर समूह 18 तक पी ब्लॉक बोला जाता है, और समूह 12 से लेकर समूह, सॉरी समूह 3 से लेकर समूह 12 तक डी ब्लॉक बोला जाता है, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड को बोला जाता है जी, एफ ब्लॉक। अब आप कहोगे सर हमें ब्लॉक से कुछ मतलब समझ में नहीं आया, ये ब्लॉक क्या चीज होती है। देखो तो ब्लॉक क्या चीज होती है, सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा आपको एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक, देखो
एस ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एस उपकोष में भरा जाता है। आप कहोगे ये उपकोष क्या है सर, समझ में नहीं आया मेरे को, तो क्या चीज है उपकोष? तो उपकोष मतलब होता है कोई कक्षा, जैसे उपकोष का मतलब यह है कि आपकी जो क्लास है, आपकी क्लास में कितने सेक्शन रखे गए हैं। कोई कक्षा है, उस कक्षा के अंदर कितने सेक्शन रखे गए हैं, तो उस सेक्शन को हम बोल देते हैं उपकोष। जैसे आपको पेपर अभी करने जा रहे हो तो पेपर में नहीं मिलते आपको 4 सेट मिल जाए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, तो आप बोलोगे सर 4 सेट मिले केवल एक पेपर के हमें। तो ये वही चीज है कि इसके पास कक्षा एक होगी और इसके जो है हम बोलेंगे यहाँ पे सेक्शंस ग्रुप वो एक से ज्यादा होंगे। तो उसी चीज को जो ग्रुप्स होते हैं उसे बोलते हैं उपकोष, है ना। जो भी ग्रुप होते हैं उन ग्रुप को बोलते हैं उपकोष। तो इसके पास क्या होता है कि जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस ब्लॉक का अंतिम, आप बोलोगे कि सर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरता है। क्या होता है? एस उपकोष में भरता है। जो आवर्त सारणी है वो इसी के लिए बनाई है कि जितने एक ग्रुप में होंगे उनके गुण एक जैसे होंगे। दूसरा गुण मैं इसको आपको बता दूं, ये है हमारे गुण। और मैं इसके दूसरे गुण आपको बताऊं तो इनकी जो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या +1 है। और तीसरी बात होती है इसकी संयोजकता की, तो संयोजकता 1 होती है इसकी। संयोजकता कितनी होती है? 1। ये 3 इसके मेजर गुण है। एस ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरेगा। सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि एस इलेक्ट्रॉन भरता कैसे, ऐसे है क्या? देखो, जैसे हम इसमें एक तत्व लेके देखते हैं सोडियम। जैसे हमने लिया तत्व सोडियम, कौन सा ले रहे हैं? हम ले रहे हैं जी सोडियम। हमने लिया सोडियम, इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ये एटॉमिक नंबर जो है ये 11 है, ठीक है। तो 11 होने से इसके अंदर सर प्रोटॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? तो आप कहोगे सर प्रोटॉन भी इसमें 11 होंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। जी ठीक है, इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 11 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उन इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखते हैं। देखो, ये मैंने आपको एक प्लस बना दिया, प्लस ना बना के मैं यहाँ बनाऊंगा सोडियम, क्योंकि हम सोडियम का बनाए तो हमने ये सोडियम बना दिया। सोडियम को एक बार घेर दिया, कक्षा 1। सोडियम को मैं यहाँ से 2 बार घेरूंगा, कक्षा 2। और सोडियम को मैं यहाँ से 3 बार घेरूंगा, तो कक्षा 3। सोडियम को घेरूंगा मैं 3 बार तो कक्षा बनेगी 3। देखो, आप कहोगे सर कक्षाएं 3 बन गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या है इन कक्षाओं का। तो देखो कक्षाओं का मैं बता रहा हूँ करना क्या है। जो भाई साहब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 हैं, इन 11 इलेक्ट्रॉन को 3 कक्षाओं में रखना है। पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे सर, दूसरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे और तीसरी कक्षा में बचा 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तीसरी कक्षा में क्या करेंगे कि बचा 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। जैसे हम तीसरी कक्षा के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो सर तीसरी कक्षा बटी होती है हमारी 4 सेक्शन में। क्लास थर्ड हमारी बटी होती है कितने सेक्शन में? तो आप कहोगे सर 4 सेक्शन में। 4 सेक्शन कौन कौन से होते हैं सर? एक को बोलते हैं एस, पी, डी और एफ। ये होते हैं जी चारों सेक्शन। एस पी डी एफ होते हैं चारों सेक्शन हमारे। तो एस पी डी एफ भैया क्या है? तो एस पी डी एफ एक ऐसे सेक्शन है जिनमें हम इलेक्ट्रॉन भाई सबको बैठाते हैं। ऐसा समझो कि एस पी डी एफ तुम्हारे जो स्कूल हैं, तुम्हारी जो कोचिंग है, उनमें ऐसे हैं कमरे हैं कि एस में हम केवल 2 बच्चों को बैठाएंगे, डी में हम केवल 6 बच्चों को बिठाएंगे, सॉरी, एस में हम केवल 2 बच्चों को बिठाएंगे, पी में हम केवल 6 बच्चों को बिठाएंगे, सर डी में हम केवल 10 बच्चों को बिठाएंगे और एफ में हम भैया केवल 14 बच्चों को बिठाएंगे। आपके पास बड़ी जो जहां आप कोचिंग जाते हो, जहां स्कूल आप जाते हो, तो वहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 कमरे हैं कि एक ऐसा है तो इसमें केवल 2 बच्चे बैठेंगे सर, पी में केवल 6 बच्चे बैठेंगे सर, डी में 10 बच्चे बैठेंगे और एफ में 14 बच्चे बैठेंगे। इससे ज्यादा बैठा ही नहीं सकते हो। अगर इससे ज्यादा बैठाने तो भैया फिर से यही रूल्स करना पड़ेगा एसपीडीएफ वाला। तो वही इनके साथ है कि पहले के पास तो केवल एस कक्षा है, भैया छोटी कक्षा है, कम बच्चे हैं, केवल एस में निपटा दिया। दूसरी में जाएंगे तो हमें एस और पी मिलेगा, तो एस पी में हम 2 एस में बैठाएंगे, बाकी बचे सर 6 पी में बैठा देंगे हम। इसके बाद आएगी तीसरी कक्षा, क्योंकि जितनी कक्षाएं होंगी उतनी बार आपको ये सेक्शन मिलेंगे सर, जितनी कक्षाएं होंगी। आए हम तीसरी कक्षा में तो तीसरी एस में भरने थे हमें 2,
लेकिन हमारे पास बचा एक, तो सर वो हमने यहाँ पे भर दिया। यही चीज होती है एस उपकोष। जितने भी इस वाले ग्रुप में, जितने भी पहले ग्रुप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो सर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा एस उपकोष में। पी वालों का अंतिम इलेक्ट्रॉन सर जाएगा पी उपकोष में, डी वालों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा डी उपकोष में, और एफ वालों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा सर एफ उपकोष में। आशा करता हूं आपको यहां तक की चीजें आवर्त सारणी में समझ में आई होंगी। यदि आपको ये चीजें समझ में आई हैं, आपको क्लास अच्छी लगी है, तो हमारी क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपना एक कमेंट करिए। जो भी सुझाव देना है आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। उसके अलावा हमारी क्लास को आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं इसी के अगले पार्ट के साथ। ये सर पार्ट नंबर 1 है, मिलते हैं हम पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।